हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है कि हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में आज पढ़ने वाले हैं नायलॉन। जब बात नायलॉन की होती है तो आपको पता है कि नायलॉन जो है आपके रासायनिक जगत का एक रेशा है, यानी कि एक केमिकल फाइबर है। इसके पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेयान के बारे में, जिसको 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। उसी प्रकार से जब नायलॉन की बात आती है तो इसे 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। और आपको पता है जो नायलॉन है, आपसे यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है, आज के हम दौर देखें, आज का जो समय देखें, लोगों की लाइफ इतनी व्यस्त हो चुकी है, किसी के पास समय नहीं है कि वे बार बार कपड़े को धुलें, प्रेस करें और पुनः पहने। लोग ऐसे कपड़ों की चाह है, लोग ऐसे कपड़ों को पसंद कर रहे हैं जिसकी कम से कम धुलाई करनी पड़े, जो लंबे समय तक चले, फटे ना, जिस पे प्रेस करने की बार बार आवश्यकता ना हो। तो इसमें नाम आता है आपके नायलॉन का, और इसी नायलॉन की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और विशेष करके इसके हम इतिहास को देखेंगे और इसकी जो है क्या इसको कहते हैं, कब कैसे कैसे क्या हुआ, कौन है फादर ऑफ नायलॉन के नाम से किसे जाना जाता है। इन सारी बातों पे इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नायलॉन, और आपका यह एक संश्लेषित फाइबर है, यानी कि रासायनिक रेशा है, केमिकल फाइबर है। अगर हम नायलॉन के जो हमारा नायलॉन है, नायलॉन में उपस्थित तत्वों की बात करें तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका नाइट्रोजन। यही फार्मूला आपने वहाँ पर देखा था जब हमने बात किया था, आपसे सिल्क की बात किया था, तो यही फार्मूला वहाँ पर भी आपको देखने को मिला था। लेकिन वहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन को, नाइट्रोजन रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन को। और ठीक यही फार्मूला आपको वहाँ पे संरचना में देखने को मिली थी आपके सिल्क में। लेकिन वहाँ पे जो प्रोटीन था, फाइब्रिन नाम का प्रोटीन था और सेरेसिन नाम का उसमें गोथ था, लेकिन इसमें आपको नाइट्रोजन देखने मिलता है। वहीं पर ये इसकी संरचना, क्योंकि हमें पता है कि संश्लेषित है, अर्थात ये बहुत सारे केमिकल से मिला होगा, कुछ केमिकल में कुछ रहा होगा, कुछ केमिकल में कुछ रहा होगा। जैसे मान लेते कोई हमने केमिकल लिया, उसमें हमने कार्बन पा गया, कोई हमने केमिकल लिया, उसमें हाइड्रोजन मिल गया, कोई केमिकल लिया, उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल गया, और उन्हीं को मिला दिए तो इतने तत्व हमारे उसमें नायलॉन में समाहित हो गए। यानी कि ये कई पदार्थों का, कई तत्वों का एक समूहित रूप है, और इसे बनाने में उन तत्वों का यूज किया गया है। तो इसको भी देखेंगे कौन कौन से तत्व इसमें यूज होते हैं, कैसे बनता है। तो आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इसी को ही, नायलॉन को ही 20वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। और आपको पता है कि रेयान को 19वीं शताब्दी का चमत्कार कहा जाता है। अगर हम खोजकर्ता की बात करें तो नाम आता है डॉक्टर बैलस एच कैरोथर्स, डॉक्टर बैलस एच कैरोथर्स। वहीं पर जब हम फादर ऑफ रेयान की बात करते हैं तो हिलोरी डी चार्डोनेट का नाम आता है, हिलोरी डी चार्डोनेट, और आपका डेट है 1884। लेकिन जब नायलॉन की बात करते हैं, डॉक्टर बैलस एच कैरोथर्स की बात आती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये एक रसायन शास्त्री थे, यानी कि एक केमिस्ट थे, और इनकी पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण में इनकी बहुत रुचि थी। अब यहीं भी बात आ जाती है कि बहुलकीकरण आखिर होता क्या है, पॉलीमराइजेशन होता क्या है, तो उसको भी जानेंगे। लेकिन ये थे रसायन शास्त्री, और आपसे पूछ सकता है कि ये किस कंपनी में रसायन शास्त्री थे, तो उसका नाम है EI पोंट डी न्यूमरस एंड कंपनी, EI पोंट डी न्यूमरस एंड कंपनी। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है EI पोंट डी न्यूमरस एंड कंपनी, और इसी कंपनी में ये मुख्य रसायन शास्त्री थे, और इनकी जो रुचि थी वह किसमें थी, पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण, यानी कि छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर एक श्रेणीबद्ध रूप में बड़े अणु को प्राप्त करना, या जो है छोटे छोटे रेशों को मिलाकर एक लंबे रेशे की प्राप्ति करना। नॉर्मल भाषा में इसकी जो वहाँ पे जब पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे रेशा की बात, लेकिन समझने के लिए मैं आपको यहाँ बता दिया, वहाँ पे जब बात होती है तो छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर एक बड़े रेशे की प्राप्ति करना, वही आपका पॉलीमराइजेशन कहलाता है। और इनकी इसमें बहुत रुचि थी, तो बहुत सारे कार्य किए होंगे, बहुत इन्होंने प्रयोग किया होगा। तो प्रयोग करते करते आपका एक समय आता है 1935 का, और 1935 में ही इन्होंने दो पदार्थ लिए, जिसमें आपका था क्या, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड कहिए या एडिपिक अम्ल कहिए। 1935 में इन्होंने लिया हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड।
और इन्होंने इसी को मिला दिया, यानी कि इसका क्या कर दिया उन्होंने, पॉलीमराइजेशन किया। जब इसका पॉलीमराइजेशन किया तो वहाँ से रेशा प्राप्त हुआ, जिसे कोई रेशा 6-6 के नाम से जाना जाता है। तो रेशा 6-6 के नाम से जाना जाता है, आखिर ये 6-6 आया कहाँ से, इसको जान लेते हैं। अब देखेंगे जब हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन की बात होती है तो इसका फार्मूला होता है C6H16 और आपका नाइट्रोजन के 2 अणु। जब इसकी एडिपिक एसिड की बात होती है तो इसका फार्मूला होता है C6H10O4। यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन है इसमें कार्बन के 6 अणु हैं और यहाँ पर भी कार्बन के 6 अणु हैं। यानी कि दोनों के दोनों ऐसे तत्व लिए जिसमें कार्बन के 6 अणु मौजूद हैं और इन्हीं कार्बन के 6 अणु मौजूद होने के, इन्हीं कार्बन के 6 अणु मौजूद होने के कारण इनसे जो प्राप्त रेशा हुआ उसे रेशा 6 नाम दिया गया, रेशा 6 नाम दिया गया। तो शायद यहाँ समझ में आ गया होगा, इसका फार्मूला भी यही है। और इन्हीं को मिलाने से नायलॉन की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इसके साथ ऑक्सीजन, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसकी उत्पत्ति की बात हो गई। अब ये जो रेशा था, आपको पता है कि यह एक संश्लेषित रेशा है। थोड़ा सा आपको असुविधा जरूर हो रही होगी क्योंकि लाइट कट गई है, थोड़ा सा अंधेरा छा गया है, लेकिन अब वीडियो प्रारंभ है तो बन ही जाए। तो संश्लेषित रेशा है, यानी कि मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है। तो इसमें वह अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसका प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक गुणों को डेवलप करे। तो जो आपका नायलॉन है इसमें इलास्टिसिटी का भी गुण बहुत अच्छा पाया जाता है। रेसिलेंसी यानी कि प्रतिस्पंदता का गुण भी काफ़ी अच्छा पाया जाता है। इसके साथ ही साथ यह बहुत मजबूत हुआ करता है। इस पर फफूंदी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, फफूंदी नहीं लगती है, फफूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है, कीड़े नहीं पड़ते हैं। इस पर प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको पता है कि जितने भी ऐसे फाइबर होंगे जिनमें इलास्टिसिटी प्लस रेसिलेंसी यानी कि प्रतिस्पंदता दोनों का गुण पाया जाएगा, उनमें श्रिंकेज नहीं पाया जाएगा, यानी कि सिकुड़न उसमें नहीं आता। यानी कि जब उसमें रेसिलेंसी रहेगी, प्रतिस्पंदता और इलास्टिसिटी रहेगी, तो कोई भी व्यक्ति, अगर कोई थोड़ा सा पतला है, उसका कपड़ा उससे थोड़ा सा कोई मोटा आ गया, तो उसको भी अगर वह धारण कर रहा है तो उसको भी फिट आ जाएगा। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति पहने, अब ये नहीं है कि कोई 3 साल का बच्चा है और कोई 26 साल का व्यक्ति है, दोनों को फिट आ जाएगा। लेकिन यदि थोड़ी बहुत उसमें थोड़ा सा अंतर भी है तो इसको मैनेज कर लेता है। इन्हीं सारे गुणों के कारण इसे जो है मैजिक फाइबर, जादुई रेशा, वॉश एंड वियर, यानी कि आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग आपका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन उसमें अणुओं, जो उसके अणु हुआ करते हैं, छोटे छोटे अणु एक समानांतर क्रम में आ जाते हैं। पॉलीमराइजेशन की क्रिया में उसके जो छोटे छोटे अणु होते हैं समानांतर क्रम में आ जाते हैं और इन्हीं समानांतर क्रम में आने के कारण ही इनमें बहुत कम गैप बचता है। जब गैप कम होगा, चिकना होगा और उनके अणु पास पास होंगे। जब अणु पास पास होंगे तो उनके बीच में जगह नहीं होगी। जब जगह नहीं होगी तो पानी रुकेगा कहाँ से? और जब सतह चिकना होगी, सतह चिकनी होगी तो धूल के कण कहाँ रुकेंगे? यानी कि स्लिप कर जाएंगे, छलक जाएंगे, गिर जाएंगे, अर्थात लेट से गंदा होगा, पानी कम सोखेगा। और जब इलास्टिसिटी रेसिलेंसी होगी तो सिकुड़न नहीं पड़ेगी। तो ये सारे गुणों के साथ, तो इसीलिए इसे वॉश एंड वियर, हमने आपको बताया कि इसके कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, अर्थात इसमें पानी को अवशोषित नहीं कर पाता है। अतः हम गंदा हुआ, धुले, धूप में डाले, बहुत जल्दी ही अपेक्षाकृत आपके कॉटन के कपड़ों से, लिनन के कपड़ों के अपेक्षाकृत बहुत जल्दी ही आपका सूख जाता है। तो वॉश एंड वियर इजी लाइफ फाइबर, यानी कि आपकी लाइफ को एकदम आसान बना देता है। ना प्रेस करने का झंझट है, ना ही बहुत इंतजार करने की ज़रूरत है कि सूखेगा तब पहनेंगे। और इसके साथ ही साथ आपको कीड़े से, फफूंदी से बहुत ज़्यादा बचाने की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसे इजी लाइफ फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात हो गई। और वहीं पर इसकी बात जब होती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले नायलॉन की खोज कहाँ पे होती है? तो आपका उस देश का नाम आता है अमेरिका। तो यहाँ पे हमने देखा कि फरवरी 1935 में इसको मिलाया गया
और मिलाने से आपके रेशे का जो रेशा तैयार हुआ उसे रेशा 6 नाम दिया गया। लेकिन आपसे टीजीटी पीजीटी में ऑप्शन के रूप में इस तरह से देता है, कई ऑप्शन दे देता है कि प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है। प्रथम संश्लेषित रेशा जब आपको दे देता है तो उसमें नायलॉन 6 करके देता है, नायलॉन 6। तो उस स्थिति में आप उसी को सही करेंगे। अगर रेशा 6 मिल जाए तब तो सही, तब तो आपको नायलॉन 6 नहीं मिलेगा। लेकिन यदि रेशा 6 नहीं मिलता है और नायलॉन 6 मिलता है तो आप लोग उसी को सही करेंगे। और 6 की अवधारणा आई कहाँ से, तो उसको आपने यहाँ पे देखा। और समय आता है 1938, यानी कि जब इसका निर्माण हुआ, इसकी खोज हुई, प्रथम बार बनाया गया, तो उसके ठीक 3 साल बाद 1938 में आपको पता है कि यह जो रेशा 6 है ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। बोलचाल की भाषा के लिए 1938 में जो रेशा 6 था उसी का नाम नायलॉन दिया गया। रेशा 6 था जो प्रथम निर्माण था, उसी का नाम बोलचाल के लिए, बोलचाल में आसानी के लिए, बोलचाल की सुविधा के लिए नायलॉन रखा गया। फिर उसके बाद बात आती है 2 साल बाद 1940। सन 1940 में नायलॉन के वस्त्र बाजार में बिकना प्रारंभ हो गए। सन 1940 में नायलॉन के वस्त्र मार्केट में बिकना प्रारंभ हुए। लेकिन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है रेयान। जब हम रेयान की बात कर रहे थे तो वहाँ पर भी कई सारे डेट थे, 1884, 1890, 1892, और उसमें भी आपको मिला था 1937 और 1946। तो 1940 और 46 को लेकर कन्फ्यूज ना होइएगा। 1940 में नायलॉन के वस्त्र मार्केट में आ चुके थे, और लेकिन जब वहीं पर रेयान की स्थिति में 1946 का समय आता है तो 1946 में भारत में प्रथम रेयान की मिल खोली गई थी। कहाँ पे खोली गई थी? केरला में। तो हमको उसको भी साथ में लेके चलना है। अब यह बात हो गई, आपको पता है कि जो आपका नायलॉन हुआ करता है उसका जो मापन होता है, मापन किसका होता है? उसकी बारीकी का होता है। मापन उसकी बारीकी का होता है। और हमें पता है कि यह सारे के सारे हैं संश्लेषित रेशे, और संश्लेषित रेशों में बहुत बड़ी भूमिका आपको पता है कि स्पिन रेट की हुआ करती है। स्पिन रेट जैसा कि आप लोगों ने बॉम्बेक्स मोरी नामक किट में पढ़ा था उसके मुख से, और हमने ये भी पढ़ा था जो आपका स्पिन रेट होता है उस पर जो है प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है। तो इसी स्पिन रेट से आपके महीन से महीन आपके फाइबर को निकाला जाता है और मोटे से मोटे फाइबर को भी निकाला जाता है। तो नायलॉन की स्थिति में जो उसके रेशे के मेजरमेंट हुआ करता है, यानी कि उसकी मोटाई को लेकर के, वो आपका किस में होता है? डेनियर में। जब बात आती है डेनियर की तो यहीं पे आप लोग जान लीजिए, जो डेनियर होता है वह आपका मेजर करता है 12 डेनियर होता है, 15 होता है, 20 होता है, 30, 40, 50, 60, 70। यही डेनियर की सीमा है, यानी कि डेनियर का जो विचलन है वो आपका 12 से 70 है। यानी कि इसमें जो 12 डेनियर का आपका नायलॉन होगा, 12 डेनियर का नायलॉन होगा, यही नायलॉन सबसे पतला होगा, सबसे पतला। और जो 70 डेनियर का नायलॉन होगा यह सो है सबसे मोटा होगा, सबसे मोटा। यहाँ पे इतनी बातें कन्फर्म हो गई होंगी। अब हम पुनः पर देखते हैं कि यहाँ पे नायलॉन के रेशे की बात करें, यानी कि टाइप ऑफ नायलॉन फाइबर की बात करें, तो आपका टाइप ऑफ नायलॉन फाइबर जब हम बात करते हैं तो ये आपका होता है 5 प्रकार का। आप इसमें से 3 तो पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? जब हम लोग पढ़ रहे थे रेयान, तो रेयान में 3 कौन कौन से थे? आपका था मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट और आपका था स्पून। और इसमें 2 हम कौन कौन से देखेंगे? रेयान में 3 कौन से थे? आपका मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट और आपका था स्पून। स्पून मतलब कि आपका यह था SPU, स्पन था। और हमने आपको बताया था कि जब हम लोग प्राकृतिक रेशों की बात करते हैं तो उसमें छोटे तंतु को आपके स्टेपल कहा जाता है, लेकिन वहीं पर जब संश्लेषित रेशे की बात करते हैं तो उसमें छोटे तंतु को स्पन के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम बात करते हैं नायलॉन के छोटे रेशे आपके 1.5 से आपके 5 इंच के हुआ करते हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि हाँ, हमने 3 बता दिया, जैसा कि रेयान में हम लोगों ने 3 पढ़ा था आपको, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट और उसके साथ हम लोग पढ़ा था स्पन।
वहीं पे जब हम नायलॉन की बात करते हैं तो इसमें आपके दो और जुड़ जाता है। वह कौन सा है? एक आपका है टेक्सचर यार्न और आपका दूसरा है स्ट्रेच यार्न। देखिए मैं लिख रहा हूँ टेक्सचर यार्न और आपका है स्ट्रेच यार्न। तो आपको तीन पता ही है, मोनो मतलब एक ही रेशे से, और मल्टी फिलामेंट यानी कि दो या दो से अधिक रेशों को मिलाकर एक तंतु का निर्माण। लेकिन जब स्पन की बात आती है तो छोटे छोटे टुकड़ों से निर्मित। वहीं पर जब हम टेक्सचर की बात करते हैं तो जब टेक्सचर की बात आती है, आपको पता है कि हम लोग पढ़े हैं टेक्सचर किसमें पढ़े हैं? कला के सिद्धांत में, नहीं कला के तत्व में हम लोग पढ़े हैं टेक्सचर। वहाँ पे हम लोग देखते थे, फील करते थे खुरदुरापन यानी कि उसकी बनावट को हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नायलॉन में टेक्सचर, तो यहाँ पर भी उसकी बनावट से ही इसका तात्पर्य है इसमें जो है उभरी हुई संरचना पाई जाती है। जैसे हम कह सकते हैं इसमें फंदा उभरा हुआ रहता है, जैसे कि आप लोग कंबल देख सकते हैं, आपके स्वेटर देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जैकेट आते हैं ऊपर रोए निकले हुए होते हैं, तो वही आपका टेक्सचर है और इसी में इसका मेजरमेंट किया जाता है। जब टेक्सचर की बात होती है तो इसकी सतह पर छोटे छोटे लूप यानी कि फंदा अथवा रोए उठे होते हैं। इससे अति सुंदर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। इससे बने वस्त्र की मोटाई तो अधिक होती है लेकिन भार में हल्का होता है। आपके टेक्सचर हमने बता दिया आपको उसके बनावट को लेकर के, वह तोड़ने पर टच करने पर कैसा है, खुरदुरा है, मुलायम है, कैसा है, ये आप लोग टेक्सचर में जानते हैं। और उससे हमने देखा कि यहाँ पे जो है फंदा जो है, फंदे को या रोए को उठाकर बनाया जाता है। ये देखने में तो मोटा लेकिन जो है देखने या टच करने में मोटा लेकिन भार में हल्का होता है। लेकिन वहीं पर जब हम स्ट्रेच की बात करते हैं, आपको पता है कि स्ट्रेच मतलब खींचना। जब नायलॉन के रेशे को खींच दिया जाता है, खींच करके रेशे की प्राप्त की जाती है, तो आपको पता है कि इसमें पाई जाती है इलास्टिसिटी। जब उसको खींच देते हैं, खींचने के बाद जब छोड़ते हैं तो वो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसमें श्रिंकेज आ जाता है। तो यही आपका है स्ट्रेच यार्न। और स्ट्रेच यार्न में आपका कितना खींचा जाता है, तो इससे आपका लगभग 6 से 7 गुना, 7 से 8 गुना इसमें किसको खींच दिया जाता है। और खींचने के बाद आप जब खींच करके छोड़ेंगे तो आपको एक घुघराला संरचना प्राप्त होगी। इस तरह से घुघराली संरचना प्राप्त होती है। आप देखेंगे कोई भी फाइबर है, आप ठंडी का समय स्टार्ट हो गया है, आपके पास स्वेटर है, स्वेटर का एक रोआ निकालिए और उसको खींचिए तो देखेंगे जहाँ पे नहीं, सिंपल उदाहरण देख लीजिए। जैसे हम लोग गिफ्ट पैक करते हैं, रिबिन जो ऊपर सबसे ऊपर उसके रिबिन को लगाते हैं, उसको जो है जब हम कैंची से या किसी भी ऐसे तेज धार वाले चीज़ से उसके ऊपर स्क्रैच कर देते हैं तो देखते हैं कि एक ऐसे से गोल गोल संरचना बन जाती है। वही स्थिति यहाँ पर होती है। जब हम इसके रेशे को खींच देते हैं आवश्यकता से अधिक तो हमको कुछ इस तरह की घुघराली संरचना मिलती है और इसी को ही स्ट्रेच यार्न के नाम से जाना जाता है। और इससे जो बने वस्त्र होते हैं, आपको पता है कि जब ये देखिए इतना आकार को ग्रहण किया है, इतनी लंबाई को ग्रहण किया है, लेकिन यदि हम इसका घुघरा जो यहाँ पर कर्ल बना हुआ है, यहाँ पे ऐसी संरचना बनी हुई स्प्रिंग की नुमा, लेकिन जब इसको हम फैलाएंगे तो देखेंगे वह लगभग इतनी लंबाई को ग्रहण कर लेगा। अर्थात इससे जो बने वस्त्र होते हैं ये लगभग सभी को फिट बैठ जाते हैं, क्योंकि इसमें गुण होता है सिकुड़ने का, फैल करके अपने क्षेत्र को कम कर लेता है। और उसमें होता है क्योंकि इसमें जो है आपके रिंगनुमा संरचना बन जाती है और आवश्यकता पड़ने पर फैल भी जाता है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नायलॉन बनाने का क्रम, जो कि इस वीडियो में नहीं बल्कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो चलिए यदि यह टॉपिक आपको समझ में आया हो तो कर दीजिए लाइक। यदि पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने में बहुत कम समय लगता है, 0.9 सेकेंड, बहुत कम समय लगता है। तो करें सब्सक्राइब और छोड़ दीजिए एक प्यारा सेगमेंट जिससे जो हम आपके लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।